साथ लेके नहीं रहा ना मैंने पैसा बड़े ये पैसा रखता बड़े मैंने पैसा रखा क्या तो ले लेना जब जब अच्छी ले ले सही हो गया ओके अच्छा मतलब हम बड़े आदमी हैं क्या सही है तभी तो हम कहीं नहीं जो बता के कहीं जो है कहीं सैमसंग वाला फोन है तो आईफोन 15 जो है लॉन्च वाला है ये रखी है बता तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग आवाज आ रही है जमा जमा ये सामने वाला सेट हम लोग ये लगा तो बोलो तो नहीं तो यहाँ विक्टिम सुना है सुनो तो विश्व का भूगोल में करना क्या है सुनो मेरे बात ध्यान से कैसे करना है सारे देश के बारे में क्या सारे देश के बारे में बोलो नहीं पढ़ना है हमें क्या वो करना क्या है सब कुछ के बारे में कुछ कुछ जानना क्या कुछ कुछ जानना है और कुछ के बारे में सब कुछ जानना है ठीक दोहराओ अपने मुंह से ठीक सब कुछ के बारे में कुछ कुछ जानना है और कुछ के बारे में सब कुछ जानना है बस ये जान लीजिए विश्व के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला काम विश्व के भूगोल का मानचित्र आपके दिमाग में होना चाहिए जब इसे बार बार देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा एक बार हम थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं ये है विश्व का भूगोल तो उसका मानचित्र ठीक क्या है ठीक है लेकिन हाँ सुनो होता क्या है मैप दो तरीके के होते हैं मैप दो तरीके एक होता है राजनीतिक और एक कौन सा होता है प्राकृतिक प्राकृतिक और राजनीतिक देखो यहाँ साइड में क्या लिखा है लिखा होगा नवीनतम मानचित्र संसार ठीक लिखा नहीं इसमें ये नहीं लिखा लेकिन आपको बता देते हैं इस मैप में बाउंड्री टाइप में बना देखो यहाँ हर एक देश की बाउंड्री बनी बनी ना हर देश की बाउंड्री बनी है उस देश में जो जो नाम सबके नाम दिए बोलो तो ये हमारा है राजनीतिक मैप कैसा पॉलिटिकल कौन सा पॉलिटिकल ठीक ये देखो यहाँ लिखा नवीनतम राजनीतिक मानचित्र मिला तो इसमें नवीनतम मानचित्र संसार नवीनतम दिखाई वो नहीं दिखाई तो ये है राजनीतिक का राजनीतिक का मतलब हुआ है होता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं मतलब शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बाउंड्रीज वगैरह हमने निर्धारित करी है उसके आधार पर जब मैप तैयार होता है उसका नाम क्या होता है ठीक समझ रहे अब इसको आपको मोटा मोटा ध्यान रखना ध्यान सुनिएगा एक बार बताओ आपके गांव में कितने घर होंगे कितने तीन बहुत सारे नहीं कुछ तो बताओ मोटा मोटा कितना ठीक उन 62 घरों में आपने देखा होगा 62 के 62 घरों में कुछ घर ऐसे होंगे जो जड़घर होंगे जैसे समझते हो बड़े लोग होंगे 4 5 10 घर ऐसे होंगे जिनके यहाँ सुख सुविधाओं से संपन्न होगा बड़े आदमी की श्रेणी में आते होंगे वो कहीं जाते होंगे तो उनकी बात लोग सुनते भी होंगे बोलो बात भी सुनते होंगे लोग उनका रेस्पेक्ट भी करते होंगे चाहे जैसा हो चाहे पैसे करते हो चाहे नहीं करते मतलब कुछ लोग भौकाली लोग होते फेमस लोग होते हैं 4-5 लोग अब उसके बीच उसके बाद कुछ मीडियम वाले होते हैं और फिर हाथ छोले वाले होते हैं से छिलके खाली क्योंकि पूरे शाम वही क्योंकि वो केवल अपने पेट को जिंदा करने के लिए मेहनत कर पाते हैं स्मार्ट वर्क जिसके पास नहीं होता वो पैसा नहीं कमा पाता मेहनत तो वह भी करता है बोलो जितना बताया उतना कर लेता है तो सुनो ध्यान से वैसे ही जितनी भी ये कंट्रीज आपको दिख रही हैं क्या जितनी भी कंट्रीज आपको दिख रही हैं इनमें से हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है जो जगह है जगह समझो ना जो फेमस है जिनको कोई वैल्यू है बोलो जो विकसित है समझ रहे हो जैसे इसको बोलते हैं सुपर पावर क्या सुपर पावर महाशक्ति है कौन विकसित देश में सब कुछ है क्या है समझ रहे हो इसके बारे में पढ़ना होगा इसकी बाउंड्रीज वैसे तो आपको मोटा मोटा बता दें महाद्वीपों के बारे में तो वैसे भी सबको पढ़ना पड़ेगा जैसे उत्तरी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है ये महाद्वीप क्या है ये महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कितने हो गए तो ये है यूरोप महाद्वीप कितने हो गए ये है अफ्रीका महाद्वीप
ये है एशिया महाद्वीप, ठीक। और ये है महाद्वीप कितने हैं? कोई दिक्कत किसी को? अब और सुनिए ध्यान से, जैसे कि पहले अंटार्कटिका भी नाम दे देते हैं तो आपका पानी वाला है, बर्फ जमा है जमीन, और एक हमारा ऊपर जो आर्कटिक क्षेत्र पानी वाला। इन स्थल मंडलों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत वहां से करेंगे जब बिग बैंग के बाद याद करो जो पानी बरसा था, याद है? पानी बरसा तो पृथ्वी ठंडी हुई थी ना, पानी यहाँ भर गया था ना। कितने हिस्से में पानी था? 3 हिस्से, 75% पानी था, एक हिस्से में स्थल मंडल। बोलो, तो उस वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे विश्व, ठीक। सुनो मेरे ध्यान से, जब 3 हिस्से में पानी भर गया था, एक हिस्से में मिट्टी था। समझ लो कि पानी की एक बाल्टी है, उसमें से एक जो उसमें मिट्टी का ढेला तैर रहा है, ये मिट्टी का ढेला है, और ये सब क्या है जो ढेला आपको नीला दिख रहा है, सब पानी है, उसमें मिट्टी पड़ी हुई है। समझ रहे हैं? तो वैज्ञानिकों ने उस टाइम जब महाद्वीपों का निर्माण नहीं हुआ था, जब नहीं हुआ था, तब इस मिट्टी के ढेले को बताया कि ये सब का सब एक जगह पे सिमटा है, पानी में एक जगह से ढेला पड़ा था। इसका नाम उन्होंने दिया पैंजिया। क्या? समझ रहे हो? जब सभी महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे तो इसका नाम क्या था? पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया, ठीक। और इसके बाहर जो पानी भरा हुआ था उसको उन्होंने नाम दिया पैंथालासा। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? भूलना मत करो, ठीक। पृथ्वी मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला, ये है पैंजिया है, और ये क्या है? पैंथालासा। क्या? ये जो पानी था, पानी को उन्होंने क्या नाम दिया था? पैंथालासा। क्वेश्चन आता है, ध्यान कर लीजिए। तो ये क्या है? स्थल मंडल को पैंजिया कहा और पानी को पैंथालासा, ठीक। जब पैंजिया टूटा, क्या पैंजिया कब कैसे टूटा? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना, घूमती है ना, तो जब घूम रही थी तो उसमें झटके की वजह से इसकी जो प्लेटें थी दड़क गई। क्या दड़क गई बोला? और वो पृथ्वी गोल घूम रही है ना, तो वो घूम के जो है सारे महाद्वीप बिखरने लगे। हम आपको बहुत अच्छे बताया, मोटा मोटा नाम। ये वाला कोना देखो, ये वाला कोना दिख रहा है, इसको लाके यहाँ सदा देखो शिफ्ट हो जाएगा नहीं, इसी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी खांचे में बैठेगा नहीं बैठेगा? बोलो। तो ये प्रूफ है वैज्ञानिकों ने, भूगोल वेदता जो उन्होंने प्रूफ दिया, अगर इसको हम यहाँ से ले जाके यहाँ टच करें तो इसमें जुड़ जाएगा। बोलो, इधर ये जो है मेडागास्कर, देखो ये देखो, ये जहाँ पे सेट हो रहा है, ये जितना भी है ये सब एक दूसरे में सेट हो जाएगा पूरा। हम आपको पढ़ाते हुए फिगर दिखाएंगे। तो ये पूरा पैंजिया था। क्या था? पैंजिया। और बाहर पानी भरा सबको क्या? पैंथालासा। लेकिन जब महाद्वीप बन गए, टूट गए, क्या महाद्वीप बन गए टूट के, तो महाद्वीपों का अलग अलग नामकरण हो गया और पैंथालासा में भी आपने महासागर का नाम दे दिया। जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी गोल है ना, इस मैप को ऐसे ले जाके मोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा ज्यादा से देखिए टच हो जाएगा ना। तो ये उत्तरी प्रशांत, ये प्रशांत महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर, ये उत्तर में तो उत्तरी प्रशांत, ये दक्षिण में तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये जो एस टाइप का है, हमने जिसको कहा था अंत महासागर, इसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। उत्तर की तरफ वाला है तो उत्तरी, दक्षिण की तरफ है तो विषुवत रेखा के ऊपर तरफ है, मतलब उत्तर की तरफ है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। विषुवत रेखा जो जुड़ी हुई है बताएंगे आपको, और दक्षिण तरफ तो दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक। फिर उसके बाद में एशियन महासागर, ठीक। उसके बाद में उत्तरी ध्रुव महासागर, और उसके बाद में दक्षिणी महासागर। मिल गई। पानी की बड़ी जल राशि को महासागर बोलते हैं। क्या? बड़ी जल राशि मतलब बहुत बड़े हिस्से को महासागर बोलते हैं। और जो सागर होते हैं, कई छोटे छोटे सागर मिलकर महासागर का निर्माण करते हैं, ठीक। तो वही जो आपका पैंथालासा का अकायन क्षेत्र हो गया वो महासागर से भी छोटा हिस्सा जाओगे तो सागर, सागर से भी छोटा जाओगे तो झील, बोलो, झील से भी छोटा हिस्सा जाओगे तो तालाब, बोलो। ये भरा हुआ पानी मतलब नहीं, ये बह थोड़ा ना रहा, हवाओं से जो लहरें आती है उससे बहती है, लेकिन बहता आपस में। सुनो मेरी बात ध्यान से,
जितना भी पूरा ये जितना महासागर है सब आपस में जुड़े हुए हैं, पता है क्या? अगर आप इस कोने में पानी डालोगे तो जलस्तर सबका ऊपर बढ़ेगा, किसी एक का नहीं बढ़ेगा। अच्छा इधर यहाँ डालेंगे तो खाली यहाँ ऊंचा करना, सब देखो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बोलो समझ पा रहे नहीं? तो ये हो गया पंजे और अर्धलासागर के। हम इसके बारे में यहाँ से शुरू करेंगे। हर एक बाउंड्री, हर एक देश के बारे में, फेमस कंट्री के बारे में, उसकी सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? कि कोई ऐसी सिटी है जो किसी खास चीज का उत्पादन करती है, जैसे कि चिप सुने जो हमने कल बनाया था बैटरी में, इसमें जो गाड़ी में कौन बनाता है? हाँ भैया ताइवान। बोलो गाड़ियों के जो सेमी कंडक्टर हैं ताइवान बनाता है। तो जो भी कंट्री किसी चीज में बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे होगी, बड़ा अच्छा काम कर रहे होगी, टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रहे होगी, खाद्यान्न में अच्छा काम कर रहे होगी, कृषि में अच्छा काम कर रहे होगी, समझे? उसके बारे में अच्छे से पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं। ठीक, पेपर लगवाया होगा नहीं? जो लोग ग्रुप में हम तो पेपर मिला कि नहीं? तो अभी भी मैंने भेजा, ठीक पेपर भेज दे मिला। ठीक, जो लोग ग्रुप में नहीं, ग्रुप में ऐड जाओ, पेपर हम दे देते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेना, पर ऑफलाइन जरूर मंगवा लेना। किसके बारे में पढ़ेंगे? बढ़िया, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, आप सब जान लोगे, एक एक चीज जान लोगे। ठीक, अब देखिए टॉपिक का नाम ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। पहला टॉपिक कौन सा है? ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। लिखो पढ़ो, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। 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 बोलो हो गया? आप सुनो, इसके बारे में मैंने पहले तुम्हें बता रखा है कि शुरुआत कहां से करेंगे? बिग बैंग से। कहां से? बिग बैंग से। जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड किसी एक स्थूल जगह में समाहित था, वहां से शुरू करेंगे। ठीक, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और ब्रह्मांड पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? सौरमंडल। सौरमंडल यानी कि ब्रह्मांड के बाद हम कहां चलाएंगे? अपने सौर परिवार पर। सूर्य को बीच में रखेंगे, वो तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और उसके बारे में सबको पढ़ेंगे। कौन कैसे चक्कर लगाता है, कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, सुने कितनी दूरी पर झुका हुआ है, किसके कितने उपग्रह हैं, समझ रहे नहीं? कौन कितनी दूरी पर है। लेकिन दूरी वाला क्वेश्चन नहीं आता कभी, लेकिन क्रम से आ जाता है कि तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, चौथे नंबर का ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह कौन सा है, छाले वाला ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी की बहन कौन है, जुड़वा बहन कौन है, भोर का तारा कौन है, शाम का तारा कौन है, ये सब बड़े बड़े काम हैं। ठीक, उसके बाद पृथ्वी की तरफ उतरेंगे, कोई दिक्कत? आगे अगला टॉपिक है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान क्या पढ़ेंगे? बता देते हैं आपको। भू आकृति विज्ञान आपको पता है, जब आप पृथ्वी पर उतरते हो, ऊपर से नीचे से पृथ्वी पर आते हो, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? पर्वत मिलेगा, पर्वत पहाड़ मिलेगा, पठार मिलेगा, समतल भूमि मिलेगी, गड्ढे मिलेंगे, बोलो खाई मिलेगी, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हम क्या पढ़ेंगे? भू आकृति के बारे में। यही तो लिखा आपने, क्या लिखा? भू आकृति। तो लगभग पूरे विश्व की जो भू आकृतियां हैं वो हम पढ़ लेंगे। जैसे अभी ये राजनीतिक अगर ये होता, सॉरी अगर ये प्राकृतिक मैप होता, तो यहाँ पे जो ये हिस्सा है ये आपको भूरा भूरा दिखाई पड़ता, क्योंकि ये मरुस्थल है। क्या है? रेगिस्तान है। जैसे अब यहाँ पे देखते तो यहाँ पे जो रेगिस्तान है वो भूरे भूरे दिखते हैं। जहाँ पे वनस्पतियां ज्यादा होती हैं हरा, तो वो मैप में आप हरा हरा देखते हैं। कौन से मैप में? प्राकृतिक होता तब। अब ये ना कहते सर यहाँ हरा इसका मतलब बहुत ज्यादा ना, क्योंकि ये मानचित्र कौन सा है? राजनीतिक। तो राजनीतिक मानचित्र में खाली बाउंड्रीज वगैरह दिखाई जाती है, वनस्पतियां नहीं दिखाई जाती। सहारा के क्षेत्र में सारा मरुस्थल ना, सहारा मरुस्थल देख को कोई जगह रेगिस्तान का नाम है सहारा, और अपने यहाँ था, अपने क्या है? अपने यहाँ था मरुस्थल, समझे? थार का जो मरुस्थल है, गुजरात से लेकर पीछे चले जाओगे आप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक चला गया मरुस्थल है। यहाँ पे वनस्पतियां नहीं उगती, हर टाइम ज्यादा गर्मी होती है, सुने
और वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं। क्या? इधर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कुल मिला के मानसून, जब वहाँ मानसून पहुँचता है तो मानसून वहाँ पहुँचते पहुँचते बादलों का पानी खत्म हो जाता है। जब आप मानसून पढ़ोगे तब आप देखोगे कि कोई भी मरुस्थल कैसे बन गया, क्या कारण है कि वहाँ बारिश होती नहीं है। समझ में नहीं? तो अभी मेरे यहाँ पे अभी हम लगा रहे हैं, आज लगा लेंगे हम। इसका मतलब आ रहा हूँ नजर बनाने में, ठीक? तो दिक्कत अभी अगला देखो, जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान। जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान। जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान। जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान हो गया? क्या समुद्र विज्ञान हो गया? आप देखो क्या बनेगी। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, उससे साथ में लिखा है विज्ञान, मतलब साइंस से जुड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट ज्यादातर कॉन्सेप्ट आप साइंस वाले पढ़ोगे। आप लगेगा सर फिजिक्स का पढ़ाने लगे 11th में, तो फिजिक्स नहीं होगी क्या? वो है ज्योग्राफी, लेकिन फिजिक्स से टच है। जैसे ही मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर लिखा था, मैंने कहा था ना कि फिजिक्स अच्छी है तो कई चैप्टर आपको जल्दी समझ में आएंगे। नहीं है तो समझा देंगे, नहीं समझ रहे। जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु के बारे में बताया ना, जलवायु बहुत रेयर केस में चेंज होती है, बड़े समय के बाद चेंज होती है, मौसम जल्दी से बदल जाता है, नहीं आता है। और क्या पढ़ेंगे? समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान ये पढ़ेंगे कि समुद्र के लहरों और पानी के बारे में, ठीक? कि समुद्र में हम पानी से नीचे की तरफ जाएंगे तो कब टेम्परेचर घटेगा, कब बढ़ेगा टेम्परेचर, कितने में वनस्पति उगती है, कितने में अंधेरा होता है, कहाँ तक प्रकाश पहुँचता है, कहाँ तक कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। छोटे मोटे जीव ऊपर रहते हैं, बहुत भारी बड़े बड़े जीव कई किलोमीटर नीचे रहते हैं, पता नहीं आपको? एक ये जो हम लोग यहाँ रहते हैं, इस तरीके का हमने जो बना रखा है, समुद्र के अंदर भी जीव जंतु रहते हैं, और छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े। समझ रहे हो? मतलब एक दुनिया वहाँ पर भी बसी। जो लोग पानी में रह सकते हैं उन्होंने अपनी दुनिया वहाँ बसा ली। तो ये वही लोग हैं। कौन लोग? जब पृथ्वी आग का गोला थी, पानी भर के याद आया, तो वो लोग पानी से नहीं निकले, हुए पड़े रहे, तो उनका शरीर पानी में रहने लायक ढल गया। हम लोग बाहर निकल आए। हम लोग पानी में रह तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। बोलो, हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा अपने शरीर में, ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह लगाना पड़ेगा। और जो लोग, जो जीव जंतु उसी में परमानेंट रह लिए हजारों साल से, उनका शरीर उसी पानी के हिसाब से क्या हुआ, ढल गया। बोलो, वो लोग कैसे सांस कैसे लेते हैं पानी में? पानी में सांस कैसे लेते हैं? मछलियाँ पानी में सांस कैसे लेती हैं पता है? फेफड़ों से लेती हैं, उनको गिल्स बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। पता क्या करती हैं? पानी लेके और इधर से निकाल देती है, बस। समझे पाया नहीं? उसमें हवा नहीं होती है, समझे? फेफड़ों तो इंसानों लिए, सुनो हम बता रहे हैं ना, उनके फेफड़ों को गिल्स बोलते हैं। क्या? गिल्स, ठीक? और हम लोग के फेफड़ों को क्या बोलते हैं? इंसान के फेफड़े को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? सुनो, लंग्स। समझ रहे नहीं? तो ध्यान सुनो। जो जीव जंतु जैसे मछलियां हैं, मछलियां पानी में रहती हैं, तो अपनी सांस कैसे लेती हैं? पानी में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या होता है? समझ रहे? 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर एक जल का अणु बनाता है। क्या? मछलियां क्या करती हैं? अपने मुंह में पानी भरती हैं और बगल से कुल्ला कर देती हैं। जब वो कुल्ला करती है तो उनके गिल्स जो होते हैं उस पानी को छानते हैं। पानी को छानकर हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को उसके शरीर में भर देते हैं। काम हमारे शरीर में ऐसी कोई डिवाइस लग जाए कि कुल्ला करें, अब हम लोग पानी पीते हैं तो अंदर चला जाता है, वो लोग पानी पी के साइड से निकाल देता है बड़े नहीं, क्योंकि पूरा पानी पिलेगी तो मर जाएगी वो। बोलो, तो ऐसे ही होता है सेम। अब हम लोगों के पास कोई ऐसी डिवाइस है, उन्होंने उनके शरीर में वो चीज पानी में रहते रहते वो पानी पीता रहता है, वो हम लोग कुछ देर के लिए जाते हैं। कोई इंसान बिना सांस ले कितनी देर जीवित रह सकता है? एक 1.5 मिनट। तो लोग कहा थे कि हम पानी में 20 मिनट तक सांस नहीं ले। जो लोग कहते हैं, बहुत लोग जो होता है, बहुत लोग कहते हैं पानी में 20 मिनट तक सांस लें, रोटी मार ले, निकल नहीं 20 मिनट। तो उनको भी बहुत लोग से मुलाकात करनी है।
हम एक बाल्टी में बड़ा बड़ा बाल्टा पानी में डूबे और 20 मिनट तक उनके शरीर में खाली मुँह खाली डूबे फड़ गई है। मतलब झूठ बोलने का भी ये तरीका होता है। 20 मिनट तक तुम सांस नहीं ले सकते। वो लोग हैं भैया हम इतना तैर लेते कि एक बार डुबकी मारते तो 3 दिन बाद पानी बाहर निकलते हैं। अरे भाई कम फेंको, लपेटने वाला अगर अच्छा है तो उससे पूछेगा कि कैसे, कुछ नहीं ले लोटियम खाली नाक का मंड बोल बस, मुंह नहीं, मर जाओगे भाई। 1-1.5 मिनट 2 मिनट बहुत है, 3 मिनट 4 मिनट बाद अस्त व्यस्त होने लगे। रोक के देखो काम कभी महसूस किया ऐसा क्या होता है कि जब हम सांस नहीं लेते तो हमको बड़ा अजीब होने लगता शरीर में। पता है ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन क्या करती है आपके शरीर में पता है? आपने जो खाना खाया है उससे जो ऊर्जा होती है उसे तोड़ के आपके शरीर को काम करने लायक बनाती है। पता है तुमको? जब ऑक्सीजन नहीं जाती शरीर में तो कमजोरी महसूस होने लगती है, सांस बोलने लगती है। जब आप रेस करते हो देखो, जब आप रेस करते हो आपके शरीर को ताकत पड़ती है ना, तो जितने लोग रेस करते हैं शरीर को ताकत पड़ती है वो सांस तो तेज तेज लेते नहीं। अच्छा, सांस तेज तेज लेते हैं, कहाँ हो तुम? सांस तेज तेज लेते हो ना, तो सांस तेज लेने का मतलब ये है कि आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है। आप जल्दी से सांस ले रहे हो, जल्दी से वो अंदर घुल रही फिर निकल रही, फिर आ रही फिर जा रही, बोलो। और अगर आप जबरदस्ती सांस लो, दौड़ते रहो, सांस तेज लो, फट जाएंगे आपके लंग्स, अगर बिगड़ेगा आपके फट जाएंगे। समझ रहे हो नहीं भाई? आप दौड़ भी रहे हो और आपके शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत भी आप ले नहीं रहे हो, सांस रोक के दौड़ सकते हो। जैसे आप 1500 मीटर की रेस मारते हो, सांस रोक के दौड़ सकते हो, फट जाएंगे लीवर, तुरंत मुझसे खून आ जाएगा सांस से, तुरंत देख कर। मतलब ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है, जो खाना वगैरह खाते हो उसको कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन में तोड़ करके आपके शरीर में सही जगह पे पहुंचाती है। जैसे इधर सुनो, कबाड़ी की दुकान देखे हो कभी? नहीं। जब कबाड़ी के यहाँ जब कबाड़ कोई तौला के जाता है तो पता क्या करता है? प्लास्टिक अलग, लोहा अलग, बोल्ट अलग, छर्रा अलग, सब करता है ना। वही हाल आपके ऑक्सीजन का है। सुने, आपके शरीर के अंदर जाती है वो, और आपने जो खाना वगैरह खाया है उसमें कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, सुने, प्रोटीन अलग, विटामिन अलग, सबको अलग अलग करके आपके शरीर में जिसकी जहाँ जरूरत होती है वहीं भेज देते। समझे पाए? बोलो। दवाई खाते हो, दर्द हाथ में रहता है, दर्द हाथ में रहता है ना, दवाई खाते हो तो दवाई तो पेट में जाती है, यहाँ थोड़ा में जाती है, लेकिन दर्द तो यहाँ ठीक होता है ना। जहाँ पर दर्द होता है वहाँ ठीक हो जाता है, लेकिन वो शरीर आपकी वो दवाई आपकी पूरी बॉडी में जाती है। पता है तुम्हें? जिस जगह पे डिफेक्ट होता है, दिक्कत होती है, वो ठीक हो जाता है तो आपको पता लगता है अच्छा ये जगह ठीक हो, लेकिन दवाई जाती पूरे आपके शरीर में है। समझ रहे हो नहीं? आने वाले टाइम पर सुनो, आने वाले टाइम पे मुश्किल से 20 साल और रुको बस, क्योंकि पता है आपको, जो आप ड्रग्स लेते हो, जो दवाई आप लेते हो, ये आपके जिस शरीर में जिस हिस्से में प्रॉब्लम होती है उसको तो ठीक करता है, लेकिन जिस हिस्से में दिक्कत नहीं होती उसको खराब करता है। बताइए तुम्हें नहीं पता? दवाई खा लेना बड़ी बात नहीं है, उसे शरीर से बाहर निकालना बड़ी बात है। समझे? जो दवाई आप खाते हो, शरीर का जो हिस्सा दिक्कत रहता है वो सही हो जाता है, लेकिन जो अच्छा नहीं होता वो खराब हो जाता है। कोई परमानेंट दवाई खाया हो किसी चीज के लिए तो उसमें लिखा था साइड इफेक्ट, लगातार खाओगे तो नुकसान भी करेगी। बोलो, समझ रहे हो? आने वाले टाइम पर जो मेडिसिन आएगी वो आपके शरीर के उसी हिस्से को ठीक करेगी जिस जहाँ पे दिक्कत होगी, पूरे शरीर में नहीं घुलेगी। अब इंसान की लाइफ बढ़ जाएगी, पता नहीं आपको, वो दूसरी बीमारियों से बच जाएगा। इस समय क्या होता है, अगर किसी को बीमारी हो गई, परमानेंट दवाई खाना शुरू कर दिया, ठीक, लगभग 2000 mg लगातार वो खा रहा है, उसका लीवर बोल जाएगा। ज़्यादा दिन लाइफ थोड़ा ना होगी दवाई खा के। दवाई खाओ, लेकिन जैसे ही दवाई बंद हो वैसे दवाई बंद करके तो आप खाना पानी पीने, पानी की मात्रा ज़्यादा करो, दवाई आपके शरीर से बाहर निकल जाए, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके शरीर में गिल्टियाँ देखियो कभी? सब क्यों होती हैं? क्यों होती है पता है? बता देते हैं क्यों होती है। आपने देखा कभी, जब पानी हम लोग खेत में लगाते हैं तो नाली से जब पानी बहते हुए जाता है तो कहीं कहीं गड्ढा होता है, उस जगह पे पानी भरता रहता है, फिर वहाँ बुज्जे निकलते हैं। देखो नहीं, वहाँ क्या होता है? मान लिया कि आपके खेत से पानी जा रहा है, साइड में किसी और के खेत में भी जाता है, तो वहाँ आपने बांध दिया, अपने खेत तरफ लेके चले गए, तो वहाँ पे पानी जाके पहले भरता है, फिर आपकी तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पे देखना पानी गोल गोल घूमता है, वहाँ पे बुज्जे और जो भी वहाँ से
खरपतवार आता है पीछे से बह के वहीं इकट्ठा हो जाता है ना, और गुज्जे हो जाते हैं कोई ढेर सारे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपने वहाँ बांध दिया वो जंक्शन है। क्या है? जंक्शन का मतलब इधर भी पानी जा सकता है, इधर भी पानी जा सकता है, इधर भी पानी जा सकता है। बोलो, तो आपको जहाँ ले जाना है वहाँ गया ना, जंक्शन आपने रोक दिया ना, तो आपकी जो गिल्टियाँ होती हैं वो जंक्शन है। क्या है? समझ रहे नहीं? उस जगह से जो ब्लड होता है अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर होता है। जैसे कि अगर आपके पैर में चोट लगती है तो इस जगह पे कहते हैं अड़ौली निकल आई, देखो नहीं, यहाँ भी निकल आती, देखो नहीं, यहाँ है परमानेंट है, देखो नहीं कभी परमानेंट गिल्टियाँ। इनका काम पता क्या है? ब्लड को छानना, ब्लड में जो गुज्जे होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं। आप जो दवाई खाते हो, दवाई में जो चीज़ आपको फायदा करती है वो बहुत नाम मात्र की होती है। वो जो दवाई पीसते हो पाउडर, सुने, उसको एपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो पाउडर चीन से मंगवाया जाता है। वो जो है वो कच्चा माल है दवाई बनाने का, चीन से आता है। लेकिन जिस बीमारी को ठीक करना है उसमें मिक्सचर करा जाता है। जैसे आप कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाके गोली खरीदते हो ना, तो दवाई बाद में डालते हैं वो गोलियां, वो मीठी वाली गोलियां तो आपको परचून की दुकान में मिल जाएगी, नहीं समझे? बोलो, जो बाद में दवाई डालते हैं लिक्विड, काम वो करती है। समझे नहीं? तो बस वो उसके सहारे से आपके मुंह में जानी चाहिए बस। समझे भाई? तो आप जो दवाई खा लेते हो उसका जो एपीआई होता है, कच्चा माल होता है, जो पाउडर होता है, तो आपके शरीर में ही रुक जाता है। सुने, उसको कौन छानता है? गिल्लियाँ। सुने, परमानेंट दवाई खाओ, देखो शरीर की गिल्लियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी। वहाँ पे क्या करती है, वो उस पाउडर को इकट्ठा कर लेती है। ठीक, जब आपकी दवाई बंद होती है तो धीरे धीरे वो क्या करती है, उसी पाउडर को रिलीज करती है आपके यूरिन के रास्ते। समझ पा रहे नहीं? तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो। जैसे आप इधर खाते पीते खूब हो ना, तो शरीर में नहीं लगती, ये आपकी परेशानी है। आपका मन कहता होगा हेल्थ बढ़ जाती है इस तरीके से, है ना? ये है आपके दिमाग में, कभी ना कभी तो बनेगी नहीं। ये दिमाग में रखा ना, और अभी बन जाएगी, मुझे जरूरत नहीं, अभी तुरंत बन जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको पानी पीना। क्या? नहीं समझे? आपके शरीर में पानी की कमी है, आप खूब पानी पीजिए। जिस दिन आप 8 लीटर पानी दिन भर में निपटा देते हैं, 8 बार पानी पियोगे तो कम से कम 40-50 बार जाओगे भी तो। क्या समझे? तो कहने का मतलब यह है कि पानी आप कम से कम 8 लीटर पीजिए, आप मोटे हो जाओगे। बोलते हैं शरीर में नहीं लगता कुछ, पानी पियो, पानी पियो, जम के पानी पियो। क्योंकि पानी जो होता है आपके शरीर में आधे घंटे के अंदर पूरी बॉडी में एक जगह पर जाके फिल्टर करके बाहर निकल जाता है, आधे घंटे। खाना खाते हो, अच्छी तरीके से खाना पच के 6 घंटे में इकट्ठा होता है छोटी आंतों। 4 घंटे में लगभग निपट जाता है, लेकिन 6 घंटे के बाद वो मतलब वेस्टेज बन जाता है। लेकिन पानी आधे घंटे में फिल्टर होता है। कितने? पूरी बॉडी में। आपकी अगर मोच का बाल है तो यहाँ से भी गुजर के जाता है। समझे भाई नहीं? एक घूंट पानी पी लिए, आधे घंटे के अंदर एक जगह से आपके आंख के नस से भी होकर गुजरता है। सुने, तो जिधर से निकलता है उधर से अशुद्धियाँ लेके जाता है। समझे भाई नहीं? तो पानी पियो। अगर आपके शरीर में नहीं लगता है खाना पानी, देखो कुछ लोगों के शरीर में खाना पानी लगता है जिनका जेनेटिक होता है। माँ बाप अगर मोटे ताजे हैं, जीन्स की वजह से होता है, वो मोटे ताजे होंगे। लेकिन कुछ लोगों के मम्मी पापा मोटे होते हैं लेकिन लड़का चिमड़ा हुआ, तो पानी की जरूरत होती है। किसकी? खूब पानी की जरूरत। सुने, आपकी बॉडी में आपका खाना जितना खाओगे पूरा लगेगा। समझ रहे नहीं? तो दूध की मात्रा बढ़ाओ तो फैट बढ़ जाएगी, हो जाएगी। कुछ है थोड़ा ना। हमारा फोटो पुराना वाला देखो, कितने मोटे दादे, हम पानी नहीं पीते थे। 24 घंटे में एक बार जाते ही नहीं, एक घूंट नहीं पानी पीते थे, एक घूंट कसम बराबर है। और 15-16 घंटा पढ़ाते रहते थे। मशीन तो फिर रुक जाती। कोई मतलब कुछ आ गया, खा लिया तो खा लिया, नहीं नथे हैं। उस समय टोटल फोकस खाली पढ़ाई पर था। तो देखो होता क्या था उस समय, लेकिन मेरे 2 फायदे थे। मेरा पढ़ा हुआ सारा रिवीजन हो रहा था, मैं नई चीज़ें सीख रहा था और पैसा भी कमा रहा था। तो फिर खाना पानी पे ध्यान नहीं देते, कुछ भी नहीं, छापो बस, खाली छापे रहोगे। हमारी आखिरी जो बैच थी रात में 9 से 9:30 10 बजे खत्म होती थी, उसमें से भी हमको 10 से 15 हज़ार रुपये मिलता था एक बैच। समझे नहीं? अगर खाने का टाइम होता तो वो हम बैच बना देगा, ठीक है आन दो बस जान दो, ठीक। लेकिन बाद में जब हमारा एसआई का रिजल्ट आया, एसआई का हमारा फिजिकल था, एसआई में 50 किलो वजन मांगते थे, हम 44 किलो समझे नहीं, 44 किलो थे। हाँ, लड़कियों से कम थे, ठीक। तो फिर हम काम किए, अपना काम स्टार्ट किए, रेस करना स्टार्ट किए। घर में कुछ एक्सरसाइज का जो जिम वगैरह का सामान था वो मंगवाया, पैसा था ही, घर ही में मंगा लिया। और फिर क्या नाम है, दूध घर में था, फिर शुरू किए। जैसे यहाँ वो बॉटल लेके आते पानी पीते हैं, वहाँ दूध भरा रहा था। कम से कम दिन भर में 1.5 से 2 किलो सेब उड़ा देते थे।
फैटी चीजें खाना शुरू की, बस हीरो हो गए तुरंत खटाक से। जब वहां गए तो 62 किलो कवर करा दिया। उसके बाद से लेकिन फिर नहीं डाउन हो, क्योंकि अब एज हो गई ना, जब आपकी एज हो जाती है तो हड्डियां भारी हो जाती है। तो वजन अभी हमारा 66-67 किलो वजन है, सुने। अब लेकिन नहीं घटेगा, कितना भी हम खाना ना खाए उतना टिका रहेगा। चलो देखते हैं आगे। तो आप लोग पानी पीजिए, और जो लोग मोटे दादी हैं वो पानी ना पिए, पीजिए पानी, जो मोटे हो भी पानी पीजिए, फिल्टर हो जाएगा, बीमारी नहीं रहेगी आपके शरीर में। क्या लिखा? क्या लिखा? समुद्र विज्ञान। ठीक, तो समुद्र के बारे में पढ़ लेंगे कि कितने तरीके की वनस्पतियां, जीव जंतु समुद्र के अंदर रहते हैं। इधर सुनो, समुद्री खीरा देखो, गूगल करके देखना समुद्री खीरा। समुद्री खीरा जो है एक जंतु है, एक जीव है। देखने से लगेगा कि ये खीरा है, लेकिन लोग उसको खाते हैं, वो जीव है। ठीक, दरियाई घोड़ा वगैरह देखो, हिप्पोपोटामस बोलो। समुद्री गाय होती है, नहीं देखो, समुद्री गाय देखोगे। समुद्र के अंदर भी घास होती है, पता नहीं, समुद्र के अंदर घास होती है और समुद्री गाय उसको चरती है। नहीं, दरिया घोड़ा दूसरा होता है, समुद्री गाय दूसरी होती है। सुने, इन जीवों की तस्करी करते हैं लोग। तस्करी समझते हो? चोरी छुपे इनको ले जाकर बेचते हैं, इनसे दवाइयां बनती हैं। आपने अपने यहाँ देखा होगा दुमही, उसकी तस्करी होती है, उससे दवाई बनाते हैं। ठीक, चीन में जितने भी प्रोडक्ट हैं, चीन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, बॉडी प्रोडक्ट हैं, वो लोग यही सब इस्तेमाल करते हैं। किसी जीव की खाल, किसी का नाखून, किसी का लीवर, किसी का गुर्दा, ये सब करते हैं। तो आप इसमें भी पढ़ोगे आप, ठीक, कि कौन कौन सी प्रजातियों को संरक्षित किया गया। भारत सरकार ने ये बता रखा है, या इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने बता रखा कि इनको मारोगे तो जेल काटोगे। एक दुमड़ी मार डालो 50,000 ये पढ़ाना उड़ाना बेकार है। एक दुमड़ी मारो 50,000 पाओ, बिक जाए। अब का सुबह ले ग्रुप पर लिए दुमड़ी ढोड़ा करेंगे हम मजे जब हमका ना मिले बाकी हम दुमड़ी भाई अच्छे भले मैथ पढ़ाई रहे हैं, दुमड़ी ढूंढ रहे हैं, समझे। आगे देखो, समुद्र विज्ञान हो गया। लिखोगे जीव भूगोल एवं आर्थिक भूगोल। जैव लिखना, जीव नहीं, जैव। ये जीव ही लिख लो, जीव भूगोल एवं आर्थिक भूगोल। जीव भूगोल एवं आर्थिक भूगोल। जीव भूगोल एवं क्या होता है, जानो जीव भूगोल एवं आर्थिक भूगोल। सुनो, जीव का मतलब समझते हो ना, जो जिंदा हो। क्या जिंदा तो हम लोग भी हैं, जिंदा, लेकिन हम लोग इतने कमीने हैं कि जहां जगह मिल जाए हमारे घर बना देंगे बिना दिल करे। कहीं छोड़े हो जहां ना रह रहे हो, चंद्रमा बचा था वो पहुंच गए, मंगल ग्रह बचा था इंजन बना रहे हो, पहुंचे खाली। तो जो जीव भूगोल का मेन पर्पस है, जीव भूगोल का मतलब जो जीव जंतु हैं उनका एक खास प्रॉपर प्लेस है। बोलो, जैसे आपके गांव में पीछे जंगल है, वहां पर शेर और हाथी चीता रहते हैं, कहाँ रहते? नहीं है वहां भाई, वही कह रहे हैं ना। तो जीवों का एक प्रॉपर प्लेस है, उनका एक भूगोल है, वो वहीं पे पाए जाएंगे। इधर देखिए, जैसे आपने एक नाम सुना होगा गुरखर। क्या गुरखर? गुजरात में पाया जाता है। गुजरात का जो अभी आपने बताया था सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट में पाया जाता है। क्या गुरखर? जंगली गधा बोलते हैं इसको। क्या ये वहीं पाया जाता है, वहीं पाया जाता है। नहीं, पूरे भारत में चले जाओ नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में चले जाओ नहीं मिलेगा। इधर से बोलो, अफ्रीकन हाथी और एशियाई हाथी। क्या अफ्रीकन हाथी को वूली मैमथ बोलते हैं। क्या वूली मैमथ, जो कि अब वूली मैमथ जो इसकी प्रजाति थी वो नष्ट हो गई, उसका कोई वंशज नहीं बचा। ये अफ्रीका है, ये भारत है। भारत के हाथी और अफ्रीका के हाथी दोनों देखोगे, दोनों में अंतर मिलेगा। भारत के हाथी थोड़ा नाटे टाइप में होंगे, ठीक, सूंड छोटी होगी, पूंछ लंबी होगी लेकिन झबरेदार नहीं होगी। अफ्रीकन जो हाथी होंगे इनसे लंबे चौड़े होंगे, सूंड भी बड़ी होगी, पीछे की जो पूंछ होगी वो बालों वाली होगी, खूब सारे ढेर सारे बालों वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु कुछ और है, यहाँ की जलवायु कुछ। अब अगर अफ्रीकन हाथी ढूंढोगे तो अफ्रीकन हाथी आपको भारत में नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं जीव भूगोल, कि जीवों का जो प्रॉपर प्लेस है उसी जगह पर मिलेगा। इसके बारे में दूसरा आपने क्या पढ़ा? आर्थिक भूगोल। क्या इधर आर्थिक भूगोल का मतलब क्या होता है? देखो, अर्थ का मतलब होता है पैसा। इकोनॉमी में अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। जैसे आपने कोई चीज की तो आपने सर से मैं थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसका मतलब पैसा होता है।
तो भूगोल में ऐसी कौन कौन सी, मतलब पृथ्वी पर ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। क्या? आर्थिक भूगोल। जैसे कि हमारा ये हिमालय है, क्या है? अगर हिमालय से की नदियां पानी लेके आती है, तो अगर हम हिमालय पर बांध बना दें और वहां बांध बनाने के बाद टरबाइन लगा दें तो बिजली बन सकती है ना? बोलो। तो ये आर्थिक भूगोल हो गया। या फिर हिमालय पे जो वनस्पतियां होती हैं ठंडे इलाके में, ठीक, जैसे चीड़, देवदार, पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं उनका फर्नीचर की लकड़ी बहुत अच्छी होती है, उनका फर्नीचर बड़ा अच्छा होता है, उनकी लकड़ी इतनी अच्छी होती है, फर्नीचर बहुत मजबूत होता है। ठीक, तो आर्थिक भूगोल में है। किसमें है? नहीं समझ रहे? बड़े बड़े होटल्स वगैरह जब देखते हो कभी फोटो या उसमें देखो फिनिशिंग कितनी अच्छी होती है। घर केवल वो इसका बनाते हैं, किसका? इसको मोटार बोलते हैं। क्या होता है? गिट्टी, मोरंग, सरिया, इन सबको बोलते हैं मोटार। ये हमारे घर किससे बनते हैं? मोटार। ठीक, लेकिन इनके अंदर की जो डिजाइनिंग होती है, जो फिनिशिंग होती है, वो लकड़ी से ही अच्छी आती है, ईंटा उटा नहीं आता। अमेरिका के जितने घर होते हैं, ध्यान सुनो, भारत में कुछ कंट्रीज है जहां पे पक्के घर बनाने अलाउ है। बस सुने, अमेरिका वगैरह में पक्के घर अलाउ तो है, लेकिन बहुत महंगे चले जाते हैं। बहुत पक्के घर बहुत महंगे बन जाते हैं और गवर्नमेंट से एनओसी वगैरह भी लेनी पड़ती है। तो पक्के घर बहुत रेयर केस में बनाते हैं। तो लोग क्या करते हैं? लकड़ी के घर बनाते हैं। और लकड़ी के घर इतने खूबसूरत बनाते हैं, आपको इन घरों की अपेक्षा लगेगा यार तो बहुत अच्छे हैं। जापान वगैरह है, कागज के घर बनाते हैं। क्या है? कागज और दब्ती के घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां दिन भर में 4-5 बार भूकंप भी आ जाता है। दिन भर में 5 बार भूकंप आएगा, पक्का घर होगा गिर जाएगा। दिन भर में 5 बार खाली बल्ली पड़ा सही करेंगे। अरे भाई एक बार सही करके लगाए कम होते गिर आएगा, फिर भर गिर जाए, निपट भी जाएंगे। ये लोग क्या करते हैं? दब्ती और कागज के घर बनाते हैं। ठीक, ताकि भूकंप आए तो कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो तुरंत टेप लगा चमका लेंगे। जैसे ये कमरा है, बगल वाला कमरा है, अम्मा ऊपर बैठी है, मारो हाथ फाड़ो, दब्ती तो है। तो लकड़ी और मतलब हल्के घर बनाते हैं ताकि भूकंप वगैरह आए तो उनका नुकसान हो, उनके जान का भी नुकसान और उनकी माल का भी नुकसान। बोलो, तो ये सब आर्थिक भूगोल में है। किसमें है? नहीं समझ रहे? बोलो आगे। अगला कौन सा है? मानव भूगोल। सबसे बेहया, सबसे क्या कह सकते हो, कमीना मानव का भूगोल। ठीक, कहीं नहीं छोड़ा इसने कहीं नहीं छोड़ा। क्या? पूरी पृथ्वी पर एक जगह नहीं छोड़ा जिसने घर ना बनाया। ठीक, कहीं भी नहीं। ये देख लो, ये नीचे इसको अंटार्कटिका बोलते हैं। क्या सुने? अंटार्कटिका है, यहाँ पे बर्फ ये जैसे जमीन है, वहाँ जमीन ही वहाँ बर्फ है, पिघलती नहीं है, परमानेंट है। लोग वहाँ जाते हैं, लोग नहीं जाते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए जाते हैं। ठंडे इलाके में ही कोई रिसर्च करते हैं, जैसे रसायन विज्ञान की वही रिसर्च है। ठंडे इलाके में जाके करोगे तो विस्फोट वगैरह होने की संभावना कम हो जाती है। और तो यहाँ पे सारी रिसर्च होती है। पृथ्वी पर यही है कि एक ऐसा हिस्सा बचा है जो किसी का नहीं, जो बाकायदा हस्ताक्षर करा गया है कंट्री में, और कहा गया है कि वहां पर बसावट नहीं करोगे। क्या? नॉर्मल लोग वहां पे जाके नहीं बसेंगे। खबर है? लोग जाके वहां नहीं बसेंगे। रिसर्च के लिए आप अपना स्टेशन खोल सकते हो। जैसे भारत का है गंगोत्री, क्या, और 2-3 स्टेशन है वहां पे, जहाँ पे भारत के लोग क्या करते हैं, भारत के वैज्ञानिक वहां जाके रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? वैज्ञानिक खोज करते हैं। तो यही एक ऐसा हिस्सा है जो किसी का नहीं, जो हिस्सा ये किसी का नहीं, ये सबका है। आपको स्टेशन खोलना चले जाइए बैठे, लेकिन घर नहीं बना सकते, परमानेंट बस्तियां नहीं बना सकते। मतलब कुछ नहीं, यहाँ से लियो अपनी मोटरसाइकिल लेके चले गए उसमें। बोलो मानव भूगोल। क्या? अब सुनो, मानव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इधर गांव, नगर, महानगर, बस्तियां, पॉपुलेशन के बारे में कि आपका गांव अगर गांव है तो उसे क्यों गांव कहा गया। बगल में हैदरगढ़ है, उसे कस्बा कह दिया। महानगर निगम का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव था। बोलो, बगल में जयपुर है, बोलो, उसे गांव नहीं बोलते, कस्बा बोल देते हैं। क्यों? पॉपुलेशन की वजह से। अच्छा, कम पॉपुलेशन है तो गांव कहा जाएगा। क्या? उससे भी बड़ा हो तो नगर पालिका, उससे बड़ा हो तो नगर निगम, उससे बड़ा तो महानगर।
समझ पा रहे हो? पॉपुलेशन, जहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उस जगह की डेवलपमेंट के लिए सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। बोलो, ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा अधिकारी रखने होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई ना। बोलो, तो किसका नाम कैसे दिया गया? जैसे छावनी बोर्ड का नाम सुना, छावनी बोर्ड कैसे? जैसे लखनऊ में कैंट एरिया आपने देखा होगा, लखनऊ गए हो जब अंदर एंट्री करते हो तो कैंट एरिया मिलता है, तो वहाँ पे पूरा आर्मी वाला सब कुछ, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, लेकिन वहाँ का जितना रख रखाव है, जितना भी डेवलपमेंट है, वो सब कौन देखता है? आर्मी देखती है। वो छावनी बोर्ड के अंतर्गत आता है, वहाँ भी चुनाव होते हैं, हर चीज के तरह चुनाव होते हैं। आप कैंट एरिया में जाके हॉर्न बजा दीजिए, साइड में लगा लीजिए, चालान हो जाएगा। वहाँ के रूल्स सख्त हैं। अब लखनऊ से बाहर निकल जाए, थोड़ा सा कैंट एरिया छोड़ के हजरतगंज वगैरह निकल जाए, वहाँ तो ऑनलाइन हो गया चालान, नहीं समझ रहे, हॉर्न के लिए भाई सब कुछ, लेकिन कैंट एरिया के रूल्स अलग हैं। तो ये भी एक प्रकार के गाँव ही है, बस वहाँ के रखरखाव के लिए किसी दूसरे के हाथ में क्या किया, बागडोर दे दी गई। समझ पा रहे हो? तो मानो भूगोल पढ़ लो तो उसमें ये सब जानेंगे। तो समय देखो क्या हो रहा है, 12 रुपये है। एक और कर लो बस, महाद्वीपीय अध्ययन, लास्ट महाद्वीपीय अध्ययन, महाद्वीपीय अध्ययन, महाद्वीपीय अध्ययन, महाद्वीपीय अध्ययन हो गया सारी महाद्वीपीय अध्ययन। ठीक, तो हमने क्या कहा था यार, जब महाद्वीप नहीं बने थे तो पूरा स्थल मंडल क्या कहलाता था? पैंजिया। क्या? और जितना पानी भरा था वो क्या था? पैंथालासा। क्या? ठीक, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और लोग टूटने के बाद महाद्वीप बने। ये लास्ट टॉपिक वही है, महाद्वीपों का।